उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुगति दुख ते कार्य मुक्ति करतार। ज्ञानार्थियों, आओ, आपका अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। ये त्रिवार अभिनंदन का कारण, हमने 2 महत्वपूर्ण पड़ाव अचीव किए हैं। सच्चे अर्थ में जीवन की कोई अचीवमेंट और पूंजी होगी तो यही है। लौकिक तथा लोकोत्तर, पारिवारिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक जीवन को दुभर करने वाली यह क्रोधाग्नि आखिर शमन हो ही गई। ये दुष्ट मीठा जहर मान, आखिर इसका वमन हो ही गया। द्वेष रूप इन 2 घातकी प्रकृतियों की निजात पाकर, क्रोध और मान का भाव करके, द्वेष रूप इन प्रकृतियों से निजात पाकर हमने 2 रत्न हस्तगत कर लिए हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव। आज का पड़ाव दिखने के लिए बड़ा सरल है, लेकिन इस पड़ाव की पूर्ति के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की जरूरत है, एक गुण एट्रीब्यूट की जरूरत है। जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार, जैसी हालत होने वाली है। आओ, आज भेंट होने जा रही है एक महान विभूति से। इस महान विभूति उत्तम आर्जव की अगवानी के लिए कटिबद्ध हो जाओ। बट यह क्या, इतनी देर लगा दी तुमने आने के लिए और इतना सज धज कर आ गए, इतने बन ठन कर आ गए। तुम जानते नहीं, शो ऑफ करने वालों का यहां पर अवसर नहीं है। सरलता और सादगी जिनकी लाइफस्टाइल है, वही लोग अर्जव को हस्तगत कर सकते हैं, वही इससे आलिंगन कर सकते हैं। यह सब कृत्रिमता नहीं चलेगी। मुझे डर है कहीं तुम डिस्क्वालीफाई न हो जाओ, इसलिए मैंने संकेत किया था ना तुम्हें थोड़ी देर पहले, इसके लिए कि इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की जरूरत है, और वह है सरलता, सादगी। जैसा मैं हूं सो हो, और जैसा मैं हूं उसी भांति दुनिया मुझे देखे। मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ, मुंह में कुछ, बगल में कुछ, और तुम भूल गए क्या महाभारत का वह प्रसंग जिसमें दुर्योधन को लाख बार कहा था उसकी मां गांधारी ने, बेटा
तुम जैसे है वैसे ही आ जाना, नेचुरल भेष में। थोड़ी बनावट, थोड़ा संकोच अथवा थोड़ी डेढ़ाकल कितनी महंगी पड़ गई आप जानते हो ना दुर्योधन को। जितना पार्ट ढका रहा उतना ही कमजोर हो गया। क्या ही अच्छा होता वज्र जैसे शरीर की प्राप्ति के लिए, वैसे ही सामने आता। अब्दुल कलाम जब एक बार बेंगलोर से उड़कर दिल्ली आए थे, एंड ही वॉज कॉल्ड बाय देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने बुलाया इसलिए था क्योंकि नॉमिनेट करना चाहते थे एज अ नॉमिनी फॉर भारत रत्न अवार्ड। आई थिंक नहीं, भारत रत्न तो 99 में मिला। मे बी पद्म विभूषण शुड बी सर्च्ड। जब इंदिरा गांधी को मिलने के लिए दिल्ली आए तो उनके प्रोफेसर धवन वहीं पर थे, प्रोजेक्ट प्रोफेसर। द विंग्स ऑफ फायर में ये वृत्तांत है जो मैं बोल रहा हूं, उनकी ऑटोबायोग्राफी। गजब, ग्रेट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग्स डिफरेंटली। अब्दुल कलाम ने यह कहा जब हम प्रधानमंत्री को मिलने जा रहे हैं, इंदिरा गांधी, जब उन्होंने मुझे बुलाया है फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई साधारण बात नहीं है। इट विल बी शेमफुल टू गो इन स्लीपर्स। ये वही कलाम है जिन्होंने अपनी बहन की चूड़ियां गिरवी रखकर एजुकेशन किया था। रेलवे स्टेशन पर इसी आदमी ने अखबार बांट बांट कर पैसे जुटा कर अपना एजुकेशन किया था। आप जानते होंगे, बहुत गरीबी से खड़ा हुआ वाला ये आदमी था। आज स्लीपर्स पर आया था, स्लीपर्स। और वे स्लीपर्स उस जमाने की आज जैसी स्पार्क्स और क्रॉक्स जैसी नहीं है 2-5 हजार की। 15-20 रुपए में काम निकल जाता था स्लीपर्स में। तो स्लीपर्स पर प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाना एंड स्पेशली वो मुझे ऑफर कर सकते प्रेसिडेंसी के लिए ऑफर नॉमिनेट कर सकते बड़े बड़े अवार्ड्स के लिए। तो धवन ने तब एक बात कही थी, प्लीज माय डियर, दूसरी बार नहीं, जल्दी। मैं तुम्हें दंड देना चाहता हूं, तुम मुझे दंड दे रहे हो यार। Be alert. You are not alert, it seems. Alert थे पक्का? Are you sure? धवन ने अब्दुल कलाम को कहा, कलाम, you are always dressed well when you do well. Handsome is what handsome does. You are known for your creativity. You are called here for your creativity. Your creativity is being awarded, not your look. हिंदी भाषांतर। आपको यहाँ बुलाया जा रहा है, वो आपको आपकी कर्तव्य निष्ठा के लिए बुलाया जा रहा है। जो एरोस्पेस वर्ल्ड में, रॉकेटरी वर्ल्ड में जो आपने बड़े बड़े हस्तगत की है, शोध खोजे, उसके लिए आपको याद किया जा रहा है। जो आप दिखते हो उसके लिए नहीं। ये कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। आप कैसे भी ड्रेसिंग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कर्मठता से आपको ये बहाल की जा रही है उपाधि आपको। आखिर वे स्लीपर्स में ही वहां पर चले गए थे। और जरा सोचिए तो आप किनके सामने शो ऑफ करने की सोच रहे हैं? किनके सामने आप ड्रेसिंग अच्छी करने की सोच रहे हैं? जो ज्ञानी होते हैं वे चमड़ी की आंखों से तो नहीं देखते। एक प्रसिद्ध गाथा है प्रवचन सार 236, उसका महत्वपूर्ण वर्डिंग्स है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग है 236 होगी, एक दो गाथा यावा हो सकती है। आगम चक्षु, बोलिए कोई, आगम चक्षु साहु
आगम ही साधुओं की आंखें होती है। साधु का तात्पर्य वहां पर छठवें सातवें आदि गुणस्थानवर्ती मुनियों की तरफ संकेत नहीं है। साधु कहकर सज्जन ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव, वो किसके द्वारा देखते हैं दुनिया को? आगम के द्वारा। चमड़ी के आंखों के द्वारा ना आपके निगोदी जीव दिखाई दे सकते हैं, ना पत्ते के निगोदी दिखाई दे सकते हैं, ना जमीन कन के निगोदी दिखाई दे सकते हैं, ना अपरिपक्व सब्जियों के निगोदी जीव दिखाई दे सकते हैं। आंखों से तो निगोदी जीव दिखाई ही नहीं देते। आंखों से तो स्वर्ग नरक भी कहाँ दिखाई देते हैं, बट अनुमान से यह सिद्ध है और आगम इसकी गवाही देता है। और ज्ञानी जन जो जो आगम में कहा है उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। निसंकित अंग के लिए एक चित्र छपा है, माय डियर, येलो कुर्ता वाला। अब कुछ पढ़ते जा रहे हो निरंतर, अब पढ़ो को, दिस इज नाइस फॉर योर हेल्थ, अच्छा है, खूब पढ़ना चाहिए। बट एक साथ आप दो काम नहीं साध सकोगे। रो कमरे पर पढ़ सकोगे, आप रात दिन पढ़ सकोगे। एक को ग्रहण करने में दूसरा वंचित होता है तो ये विचार नहीं होता है। जो बाद में मिल सकते उसको बाद में लेना चाहिए। समय की नजाकत समझना चाहिए। आपको यहां से कुछ मिलेगा जो कहीं से शायद नहीं मिल सकता, इसकी मैं कोशिश करता हूं। मैं समय की कीमत आपकी भी जानता हूं, मेरी तो जानता ही हूं, और मैं किसी के साथ समय का खिलवाड़ करना भी नहीं चाहता। मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज आपको कुछ सर्व करना चाहता हूं जो 10-10, 20-20 बार पढ़कर भी शायद आपके ख्याल में नहीं आए। वो कुछ एक्सट्रैक्टेड चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत टाइम से मैं देख रहा हूं कुछ पढ़ते जा रहे। इनडिसिप्लिन तो ये है ही और कल की भाषा में अनादर भी है। कहां तक खड़ा था मैं? निशंकित। सचित्र छेड़ाले में निशंकित अंग के लिए एक चित्र है, कौन बताएगा? एक इसकी भी प्रतियोगिता होनी चाहिए, चित्रों की प्रतियोगिता होनी चाहिए। बालबोध 1, 2, 3 में कहा कैसे क्या चित्र। कल थोड़ा सैंपल दिया था मैंने जीव पाठ का, शायद दृष्टि के विषय के अंतर्गत आई होगी बात। आज फिर से एक प्रश्न छेड़ाला का, निशंकित अंग में कौन सा चित्र वहां पर दिया है? अरे प्लीज माय डियर, है देखने की जरूरत नहीं है अभी, आप बताएंगे, ग्रेट। यहां पर कुछ वयोवृद्ध ऐसे जो पछाड़ने को तैयार है हमारे युवाओं को। तभी तो मैं कहता हूं उम्र कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ करता। बोलिए जी। ओह सॉरी। एक व्यक्ति है जिसने अपने सिर पर ग्रंथ को रखा है सांकेतिक संज्ञा है, सांकेतिक संज्ञा। सिर पर रखने का तात्पर्य सब कुछ शिरोधारी, सिर आंखों पर कहते हैं ना। आगम चक्कू साहू, जो जो आगम ने कहा है हम वो सब मानते। न अन्यथावादी नो जिना, जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं हुआ करते। और अबाउल हमारे भगवान वितरागी भी है और योग ऐसा है, साथ साथ सर्वज्ञ भी है। दोनों में से एक भी होता तो प्रश्न चिन्ह के दायरे में फंस तो सकते थे। मैं हमेशा कहता हूं वो वितरागी है इसलिए वे ठगते नहीं है, वे सर्वज्ञ है इसलिए ठगाए नहीं जा सकते। और जो ना ठगते हैं और ना ठगाए जाते हैं उन्हीं के साथ व्यापार समझदारी होती है। मैं और एक बात कहता हूं, भगवान सबकी खबर रखते तो है लेकिन किसी की खबर लेते नहीं है।
रखते हैं क्योंकि सर्वज्ञ है, लेते नहीं है क्योंकि वीतरागी है। यदि वीतरागता ही होती तो कदाचित उनकी वाणी मान्य न होती। ज्ञानी भी खूब होते बट फिर भी कदाचित उनकी वाणी मान्य न होती, क्योंकि जब तक राग द्वेष है, जानते हो बच्चा, छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकर कभी भी धर्मोपदेश नहीं देते हैं। मति श्रुत के साथ साथ अवधि ज्ञान के धारी है। कभी भी गृहस्थावस्था में धर्मोपदेश किसी को भी नहीं देते हैं। बेटा कर 6 द्रव्य का पाठ पढ़ाए हो, 7 तत्वों का पाठ पढ़ाए हो, भैया सम्यक दर्शन कर लो, ये पॉजिटिव उनके पास नहीं है। मुनिराज होने के बाद तो मनोपरि ज्ञान भी हो गया था, बट मौन की प्रतिज्ञा ले लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं लोग मुझे एक बहुत बड़ी हस्ती के रूप में देख रहे हैं। मेरी अहमियत इनकी नजर में साधारण नहीं है। ये लोग मुझे तीर्थंकर का जीव समझ रहे हैं। इंद्रों ने आकर मेरे कल्याणक मनाए, आज भी आगे पीछे चक्रे काटते रहते हैं, पानी भी भरते रहते हैं। ये मेरा कौन? इंद्र। मैं जो कहूं वो पत्थर की लकीर है दुनिया के लिए। कहीं आगम के विरुद्ध निरूपण न हो जाए। क्या है वो? शून्य आगार, विमोचित आवास, परोपरोधाकरण, बहिक्ष शुद्धि, सत्यव्रत की भावना कौन सी है? आविची भाषणम च, एक शब्द है बच्चों, तत्वार सूत्र। सत्यव्रत की भावना शब्द पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा है तो छोड़ देता हूं। शब्द ही नहीं पढ़ा तो उसकी खुलासे का बहुत मजा नहीं आएगा। एनीवे, मैं 2 पक्ष आपके सामने खोल रहा हूं। एक तो हमारी तरफ से बात कर लो, जैसे हम है वैसे है, ठीक है। बचपन में कहावत सुनी थी, अ फ्रेंड इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स यू इन द वे यू आर। आप समझ गए मेरी बात को? दोस्त की परिभाषा क्या पढ़ी थी मैंने बचपन में? दोस्त उसे कहते हैं जो जिस हाल में हम हैं उसे स्वीकार कर लेते। वहां पर इफ्स एंड बट्स होते नहीं है, क्योंकि फ्रेंडशिप सेल्फलेस होती है। हमारे पास कितना रूप लावण्य है, कितना धन संपत्ति दौलत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वही दोस्त होता है हमारा। मुनि दशा क्यों प्रकट होती है जानते हैं आप? और मुनि अवस्था ऐसी है, भैया नॉक तो करके आ जाते, थोड़ी इंटीमेट तो करके आ जाते, थोड़ा परमिशन तो ले लेते। अब बीच जंगल में ऐसे बैठे हैं, आधी रात, दिन में, कोई भी टाइम हो, कोई भी समय हो, प्रकृति के लिए मैं खुला हूं भैया। ये खुला चैलेंज है। उद्यापन करते ना, उद्यापन जानते हो बच्चों? ओह, हमारी संस्कृति के, जैन संस्कृति में जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान लुप्त होते गए, अनुष्ठान संबंधी वे शब्द भी लुप्त होते गए। ओह, उद्यापन क्या चीज है नहीं जानते ना बच्चों? मैं थोड़ा आपसे शेयर करता हूं। आज से 50 साल पहले ये हुआ करता था। जब ग्रंथों को पढ़ते हैं तब समझ में आता है, और आज भी श्वेतांबर संप्रदाय के बीच में यदि उठो बैठो योग बने नजदीक से देखने का, तो उनमें अभी अभी कुछ क्रियाएं शेष है, जिंदा है। वे कैसी चल रही है इस पर मुझे कोई टिप्पण फिलहाल नहीं करना है। उद्यापन उसे कहते, मान के चलिए 10 साल तक मैं तीनों 10 लक्षणों में निराहार उपवास करता रहा। उपवास का अर्थ ही निराहार है हमारे दर्शन में।
10 साल 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 30, 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 300, 300 बार। और गर्मी भी आती रही, बीच में बरसात भी आते रहे, उमस भी होती रही, शोखन भी होती रही, पीड़ा भी होती रही, समस्या भी होती रही, रात आधी रात। लेकिन इसके बीच में अहर्निश 10 साल हो गए हैं मैं दशलक्षण में चारों आहार का त्याग करता हूं। 10 साल यह करने के बाद एक उद्यापन कार्यक्रम किया जाता था। आप लोगों ने तो सुना होगा, हाँ? अभी भी होता अपने अपने यहाँ अपने समाज में, हाँ? ओके ओके। तो एक उद्यापन कार्यक्रम होता था जिसमें, अभी उद्यापन का अर्थ भी आप लोग क्या समझते हो, क्या दिखाया जाता, क्या प्रेजेंट किया जाता, आई डोंट नो। और ज्यादा करके गलत ही प्रेजेंटेशन होता होगा, मैं सही प्रेजेंटेशन यहां से करता हूं। उद्यापन में वो व्यक्ति सामने आता था, समाज को पूरा इकट्ठा किया जाता था, देश विदेश से सभी साधर्मियों को इकट्ठा किया जाता था, उनके बीच में ऐलान किया जाता था इस बात का, फॉर द लास्ट 10 years आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सच हार्डशिप्स, जो भी है इन तपश्चरणों को मैं 10 साल से पालन करता आ रहा हूं। आज तक खुलकर ये बोलने की हिम्मत नहीं थी मुझे, लेकिन अभी मुझे विश्वास हो गया है इस बात का कि किसी भी स्थिति में मैं इसका पालन कर सकता हूं। मैं समाज के सामने ये वर्ड देता हूं, आप मुझे किसी भी प्रकार से दोषी कभी भी नहीं पा सकेंगे। मैं प्रतिज्ञाबद्ध होता हूं कि इसके बाद जीवन में हर दशलक्षणों में मैं उपवास का पालन करूंगा। उद्यापन एक प्रगट घोषणा हुआ करती थी समाज वालों के बीच में, जैसे शादी ब्याह होते ना, उसके बीच में पंचों को बुलाए जाते, कुछ बिगड़ जाए तो भैया संभाल लेना। उसी प्रकार ये एक ऐलान होता है उद्यापन। खैर मैं कहा चला गया, मैं तो ये कह रहा हूं, एक तो उपादान की तरफ से हम मुनि दशा कैसे प्रकट होती है, एक खुला चैलेंज है। दुनिया वाले मुझे आए पर के कहीं से भी, कभी भी, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, मुझे कोई इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई आहट की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई भी किसी भी भेष में मुझे परख सकता है। ये खुली चुनौती है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? मुनि के द्वारा। ये भावना होने पर ये मुनि दशा प्रकट होती है। धर्म तो अपना आर्जव का चल रहा है, और मैं आर्जव से कंसर्न ही बात कर रहा हूं पूरा। और मैं ये कह रहा हूं, जैसे मैं हूं यथा जात रूप धर, बहुत सुंदर शब्द है। भाव से भी यथा जात रूप धर और द्रव्य से भी यथा जात रूप धर। ये उपादान की तरफ से मैं बोल रहा हूं। उत्तम आर्जव कैसे प्रकट होता है? कृत्रिमता क्यों? शो क्यों? दूसरों को दिखाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये उपादान की तरफ से। निमित्त की तरफ से विचार करें तो जिनके ऊपर तुम अपना इंप्रेशन जमाना चाहता है, वे ज्ञानी है कि अज्ञानी है, अज्ञानी को तुम राजी नहीं कर पाओगे। क्या है वो? गालिब, मेरे बारे में कोई राय न बनाना। गालिब, अगेन अगेन, मेरे बारे में कोई राय न बनाना। गालिब, मेरा वक्त भी बदल जाएगा और तेरी राय भी। परिस्थिति सापेक्ष बदलाव, यह तो स्वार्थी जगत का स्वरूप है। तुम उनके अनुसार कब तक बदलते रहोगे? और जो सज्जन लोग हैं, आगम चक्षु साहु, वे चमड़ी की आंखों से देखते ही कब है? वे तो आगम की आंखों से देखते हैं। समाधि तंत्र में बहुत सुंदर छंद है, श्लोक है।
अचेतनमिदं दृश्य मदृश्यम चेतनः ततः क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि माध्यस्थोऽयं भवाम्यहम्। क्या? अचेतनमिदं दृश्य, जो दृश्य है वो चेतन है जो चेतन है वह अदृश्य है। क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि, मैं किससे द्वेष करूं मैं किससे राग करूं, किसे अपना कहो, किसे पराया कहो, मैं तो माध्यस्थ भाव धारण करता हूं। जिन पर आप इंप्रेशन बनाना चाहते हो, यदि वे सच्चे ज्ञानार्थी है तो वे ज्ञान दृष्टि से ही देखेंगे। टोडरमल जी के सामने यह समस्या आकर खड़ी हुई जब वे ग्रंथ लेखन चालू कर रहे थे। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका पढ़ी है बच्चों? ये तो पढ़ी होगी। कितने जन को लग रहा है पढ़ी है? कितने जन को? नहीं, मैं बच्चों को पूछ रहा हूं, बच्चों को ही पूछ रहा हूं सरप्राइजिंगली। कितने जन को लग रहा है बच्चों में से ही कि आपने पढ़ी है? अजीब प्रश्न है, मैं जानता हूं कहां पर पढ़ी है भैया? यही पढ़ी है क्या? प्रश्न ये है, पढ़ी यही है क्या? कब पढ़ी है? चल रही है, लेकिन वो पार्ट तो हुआ ही होगा। आप अकेले पढ़ रहे हो क्या? स्पेशल क्लास लग रही क्या आपके लिए? कितने जन है क्लास में? एक आध जन को पकड़ के दिखाओ कि ये है। और 3 ही जन है आप लोग? हाँ, ओके 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 ओके, फर्स्ट ईयर में ये। वहां पर टोडरमल जी ग्रंथ लिख रहे हैं, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, उससे पूर्व पीठिका कर रहे हैं। तो उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया है कि कोई हंसेंगे आपकी कमियों को देखकर, गलतियों को देखकर। तो टोडरमल जी कहते हैं बड़े लोग ऐसे नहीं होते हैं वे लोग जानते हैं बच्चा है, ये चूकेगा ही और कोई निंदक है तो उनके डर से तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। और चूकने की रही, चूकने की संभावना के बाद तो छदमस्त है तो चूकेगा। तो इस डर से यदि लिखने का ही निषेध किया जाए तो गणधर भी मुंह नहीं खोल सकेंगे फिर, और इसमें तो भारी मुश्किल खड़ी होगी। इसलिए पढ़ाने के साथ साथ यह भी बताया जाता है, भैया कोई भूल चूक हुई हो तो सुधार लेना उसको। ये एक डिस्क्लेमर जरूर डाल दिया जाता है, उसके बिना हम कुछ बोलते ही नहीं है। और इतनी गुंजाइश चूकने की गणधर तक के सभी जीवों में है। अच्छा है गणधर कुछ बोलते ही नहीं है। जानते हो बच्चों, गणधर बोलते नहीं है कभी भी। द्वादशांग की रचना वे करते वो सूत्रबद्ध करते हैं, लिखित रचना गणधर कभी नहीं करते हैं। बाय द वे द्वादशांग की रचना लिखित रूप में कभी भी हुआ ही नहीं करती है लिखित रूप में द्वादशांग की रचनाएं हुआ नहीं करती है कभी भी, क्योंकि जब तक द्वादशांग का ज्ञान है तब तक लिखने की जरूरत भाषित ही नहीं होती कभी भी। आप अनुमान लगाओ ना, एक अंग तक आ गए तब होश संभाली, लिखो भैया लिखो, स्टार्ट 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 राइटिंग समथिंग। एनीवे, और वैसे कहने को श्रुत केवलिया अभी तक तो थे ही कोई बहुत टाइम थोड़ी हुए महावीर को जाकर। एनीवे, ज्ञानी जन परख करेंगे, वो भी चमड़ी से और ऊपरी देखने से तुम्हारी परीक्षा नहीं करते। तुम्हें किसके लिए रूप आजमाओ और क्या करता रहो। वैसे महावीर भगवान के शिष्यों को एक कौशन तो दिया गया है। महावीर भगवान के शिष्यों को वक्र जड़ की एक उपमा दी गई है, आप जानते होंगे। वक्र जड़ और ऋजु जड़, दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23 तीर्थंकरों के शिष्यों में कोई डिफेक्ट नहीं था।
पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के शिष्यों में डिफेक्ट रहा था। आदिनाथ के शिष्यों में काल का परिवर्तन हो रहा था, तब ये बड़ा स्वाभाविक था। और 4000 मुनि आप सब जानते हैं, देखम देखे दीक्षा ले ली और क्या क्या होता रहा। तो वे भी जड़ होते हैं। आदिनाथ के शिष्य भी जड़, महावीर के शिष्यों को भी जड़ कहा, लेकिन उन्हें ऋजु जड़ कहा है। उनको इंद्र ने आकर धमकाया, फटाफट कपड़े, चेंज योर ड्रेस, चेंज योर अटायर, ओके, देन डू व्हाट यू विश टू डू। फटाफट कपड़े पहनो, ड्रेसिंग रूम में जाओ, फिर जो करना है कर लो। इस भेष में यदि तुम फल फूल खाते रहोगे, बख्शे नहीं जाओगे, फिर हम तुमको दंड देंगे। इंद्र ने आकर धमकाया था, जानते हो ना बच्चों, आप जानते हैं कि नहीं आप? अरे कुछ तो बोलिए। अच्छा नहीं सुना, होगा, धीरे 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 हो जाएगा। सुनते रहिए बच्चों, सुनते रहिए। और हाँ, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ, जो जो कही जा रही चीज है वो सब आपके लिए है ऐसा जरूरी नहीं है। जो जो कहा जा रहा है वो अभी समझने के लिए है ऐसा भी नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं है। कुछ कुछ समझ में आती है और कुछ कुछ समझने की भूमिका बना के चली जाती है। बहुत बड़ा काम कर जाती वो भी। 10 बार पढ़ने पर आपको बात समझ में आई, पहले 9 का कंट्रीब्यूशन नकारा नहीं जा सकता इसमें। वो अपना अपना संस्कार करते जा रहे थे वहां पर। अकलंग स्वामी ने एक प्रश्न पूछा, बाय द वे, जेठ की दोपहरी में हो गया आपका, चले जाओ, फिर हुआ तो फिर बता देना, इशारा कर देना है। अकलंग स्वामी ने एक उदाहरण दिया जेठ की गर्मी का। कहा एक घड़ा लाकर रखा जाए तपती धूप में, फिर पानी का छिड़काव किया जाए। गीला हुआ है कि नहीं पूछा, एक बूंद डाली, गीला हुआ है कि नहीं घड़ा? ये तो सूख गया। इवोपोरेट होने को कितना टाइम लगता है उसको? कहते हैं यदि गीला नहीं हुआ है घड़ा तो हजारों टन पानी डालने पर भी फिर गीला नहीं होगा। गीला हुआ है, तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। उदाहरण संस्कार के लिए उदाहरण दे रहे हैं। 5 मिनट चावल अग्नि पर चढ़ चुका है, पका है कि नहीं? प्रश्न है मेरा, पका है या नहीं? नहीं पका है। अरे तुम्हारे खाने लायक नहीं पका है, लेकिन अभी पका है। वो जितना पकना चाहिए उतना पका है। वो आम पका है कि नहीं? अरे प्रतिपल पकता जा रहा है, वो पकने की ओर है। पक रहा है कि नहीं? तुम जिसे पका कहते हो वो तो एक लंबी प्रोसेस है ना, एक सीरीज है। वो सीरीज ऑफ सो मेनी पर्यायज टुगेदर है वो। एनीवे, आदिनाथ के शिष्यों को कहा ऋजु जड़। ऋजु जड़ क्यों कहा? जड़ होते हैं समझते नहीं है, लेकिन ऋजु सरल होते हैं, उनको समझाए जाने पर समझ भी जाते हैं बेचारे। महावीर के शिष्यों को वक्र जड़ कहा। जड़ता तो है ही। और अभी मैं कुछ कहूं, क्यों भाई? नहीं, वो मेरा सिर दर्द हो रहा था। नहीं, वो मेरा वक्रता भारी है, कोई किसी को बोलने नहीं देना चाहता यहां। और विद्वान होने पर तो साहब फिर तो क्या कहना। हाँ, वही तो, फिर तो एक लाइसेंस मिल गया सुनाने का। कहना बहुत और सुनना अलग, यह है परम विवेक। यही उसका स्लोगन बनने लगता है।
अंतिम एक बात कहकर ग्रंथ के काफी हवाले दूंगा मैं आज। थोड़ा मैंने सोचा आगमिक सैर करा दो, विच विल बी वेरी नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग एंड बहुत जबरदस्त होगा वो। उससे पहले कुछ साइंस के जरिए मैं इस बात की सिद्धि करूंगा। आर्जव के एक नेता है, लीडर है, मंत्री है, वह अपना नेतृत्व, अपना पद बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए उसको? सिंपल क्वेश्चन, क्या करना चाहिए? मतलब दो उपाय है। एक तो दिल्ली के चक्रे काटता रहे, जी हुजूरी करता रहे, गुंडों को लेकर चलता रहे, थोड़ा पैसे बटोरता फिरे, ये सब काम करते रहे। वो कहते भी है कि नोट ओरिएंटेड वोट का काम करे और बुलेट ओरिएंटेड बैलेट का काम करे। बैलेट जानते हो बच्चों? बैलेट पेपर। अब पहले पेपर हुआ करते थे, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया सब। नेता को अपना पद जमाए रखने के लिए दो चीजों की जरूरत है, दोनों में से। या तो नेता ऊपर के लीडर की चापलूसी करता रहे, सेकंड ऑप्शन जिस जनता ने उसे इलेक्ट किया है उस जनता की वो सेवा करता रहे। व्हाट शुड ही डू? क्वेश्चन। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद कौन थे बच्चों? कौन थे ये? हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्वास्थ्य मंत्री थे। मैं बहुत, मेरी पकड़ नहीं है इस फील्ड में, आप सब सर्च करते रहना। एक बार नेहरू की और अबुल कलाम आजाद की नोकझोंक हो गई, बड़े ही स्तर की नोकझोंक में पंडित नेहरू ने यह कहा अबुल कलाम आजाद को, पंडित नेहरू क्या कर सकते हैं? नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तब, क्या कर सकते हैं अबुल कलाम आजाद का? आपको क्या लग रहा है? कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने थोड़ा मूड खराब होते ही उन्होंने धमकाते हुए अबुल कलाम आजाद को यह कहा, मैं तुम्हें हटा दूंगा फिर लीडरशिप से। तो वे पलट कर नेहरू जी को ये बोले थे, मुझे याद आता है, दम हो तो करके दिखाना, दम हो तो करके दिखाना, मानूंगा मैं आपको। और सुनो, आपकी बदौलत मैं यहां पर खड़ा नहीं हूं, मुस्लिम लीग की मैंने रात दिन सेवा की है, उन्होंने इलेक्ट किया है, आपकी दम हो तो मुझे हटाकर दिखाओ। एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी, इफ यू सल्यूट योर ड्यूटी यू नीड नॉट सल्यूट एनीवन। इतना इंग्लिश तो समझना चाहिए यार। सर्वेलेंस, हाँ, अच्छा, आँख की प्रॉब्लम है आपकी, मेरा चश्मा चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों चश्मा नहीं पहना? भूल गए? अच्छा, ओके। मैं कुछ कह रहा था बच्चों, हाँ, मैं ये कह रहा था, इफ यू सल्यूट योर ड्यूटी you need not salute anyone, but if you pollute your duty you will have to salute each and everyone. Pollute समझते? pollute, what is pollute? हाँ, भ्रष्टाचार बोल सकते हो। pollute your duty, pollute से बना pollution, गंदगी फैलाओगे यहाँ आपके काम में तो आपको सबको सल्यूट करना पड़ेगा फिर। बहुत अच्छे एक बात पढ़ी थी, Why care for the boss in the cabin? Why not care for the boss within? कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं समझ में आ रहा है।
हम उस बॉस की चिंता क्यों करें जो कैबिन में बैठा है? हम उस बॉस की चिंता करें जो विद इन, अंदर में बैठा है। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने जब आगरा पंच कल्याणक में बुलाए गए थे, स्पीच में उन्होंने इस बात को कहा था, यदि जैन दर्शन के प्रिंसिपल्स को माना जाए, सर्वज्ञता पर थोड़ा भी विश्वास किया जाए यदि, तो भारत भर में जितने ओवरसीयर्स और सुपरवाइजर्स है, ओवरसीयर समझते हो बच्चों? सुपरवाइजर सॉर्ट ऑफ। आम आदमी को कितना पगार रहता है? झाड़ू पोछा वाले को कितना होगा बाय द वे? 10-15 हजार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुपरवाइजर को कितना रहता होगा? 1.5-2 गुना तो मानना ही पड़ेगा। ये सुपरवाइजर का काम क्या है बाय द वे? काम इतना ही है कि ये काम करते ही कि नहीं इसको देखते रहो। मतलब उन सामान्य जनों के दिमाग में वो किसके लिए काम करना है उनको? सुपरवाइजर के लिए। वो दिखा, फटाफट खड़े रहो, वो चला गए, बैठे रहो, ठुस। अभी दुनिया भर के सभी सुपरवाइजर्स और ओवरसीयर्स, एडमिनिस्ट्रल पोस्ट को इकट्ठा किया जाए तो उनका यही धंधा है, नीचे वाले काम करते हैं कि नहीं ये देखना। अब मुझे टाइम नहीं है, नहीं तो इतना नॉलेज देता मैं आपको। मैं तो मुद्दे की ये बात कहनी है आपको। यदि ये सभी जन विश्वास करे सर्वज्ञ देख रहे हैं तो ये सब पैसा बच जाएगा। हम दूसरों के लिए क्यों काम करने लग जाएंगे? और फिर वे भाग में आ गए, थोड़ा वजन ज्यादा है और साहब ने कहा नहीं इसका हम ऊपर का कुछ नहीं लेंगे, कौन रसीद बनाए, कौन करेगा? तो ऊपर का सामान उन्होंने बांट दिया। ये क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि हमें अच्छा लगता है। ये भार हम जीवन भर ढो नहीं सकते। तुम्हें लग रहा होगा 10-20 ग्राम है, लेकिन हम जीवन भर ये काम नहीं कर सकेंगे। नेता पद बने रहने के 2 उपाय मैं आपसे बात कर रहा हूं। एग्जाम में टॉप करने के 2 उपाय कौन से हैं? एक उपाय तो ये है, 1 महीने पहले से चालू करो तैयारी, नकल वकल बनाना। नकल समझते हो ना बच्चों? फिर ये भी पुख्ता जानकारी रखो, मेरा नंबर कौन से हॉल में आएगा, एग्जामिनर कौन होगा, इस दिन कौन होगा, एग्जामिनर को ओवरहेड कौन होगा, स्क्वाड्स आएंगे वे कहाँ के होंगे, क्वेश्चन पेपर जो सेट होगा वो कहाँ से होगा। या तो ये एक ट्रैक है बच्चों। नहीं ठीक है, यही चलता आ रहा है। ओके, ट्रैक एक ये है बच्चों, आगे कौन बैठेगा, पीछे कौन बैठेगा, उसे कैसे मैनेज किया जाए, घर पर जाकर कैसे उसको मैनेज किया जाए, आदि आदि। फिर आंसर शीट्स चेक करके कहाँ चली जाएगी, कौन से सेंटर में गए, कौन से प्रोफेसर के पास गए, क्या एड्रेस है, क्या फोन नंबर है, उसे कितने में मैनेज किया जाए। या तो यहां पर बुद्धि लगाए, अथवा ये सब छोड़ दे, प्रतिज्ञा लेके बैठे, मैं आगे पीछे नहीं देखूंगा, जितना मेरे से बनेगा उतना ही करूंगा मैं बस, और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहे। 2 उपाय टॉप करने के। 2 उपाय में से यथार्थ उपाय कौन सा है? नेता बनने के 2 उपाय में से यथार्थ उपाय कौन सा है? लोग की सेवा करे कि ऊपर वालों की चापलूसी करता रहे? मैं दूसरों के लिए क्यों करता रहूं कुछ? जो यथार्थ है वो मैं करूंगा, और किसी के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उत्तम आर्यों की सिंपली इतनी परिभाषा है। मैं 4 बिंदुओं पर आगामी समय में बात करना चाह रहा हूं। अभी इसमें ग्रंथों के हवाले कुछ पेश करूंगा मैं। वैसे आदमी लगभग, चलो मुझे टाइम शायद मिले ना मिले, मैं पहले इस पर बात कर लेता हूं। छल ग्रहण करता है आदमी, मायाचारी करता है, तो थोड़ा शास्त्र पढ़ने वाला जीव है, मैं उसी की बात रखता हूँ पहले, क्योंकि इसमें कितना टाइम लगेगा क्या मालूम। तो लगभग कर्मोदय को बीच में लाता है, और आजकल बहुत ट्रेंड चल गया है प्रारब्ध को बीच में लाता है। भवितव्यता। मुझे याद आता है, मेरा एक दोस्त था,
अमर कांबळे। 10वीं के बाद हम अलग हो गए, वो ठेठ कॉलेज लाइफ के बाद मिल गए। जब मिलने आए बहुत साल के बाद तो मैंने पूछा कैसा चल रहा है सब, बोले ठीक है। मैंने कहा शादी वगैरह, तो उन्होंने कहा शादी भी हो गई और मेरी 7 लड़कियां हैं। इस ज़माने में 7 लड़कियां, तो मैं तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें हो गई मेरी। मैंने कहा ये क्या है? तो आज भी याद आता है उस अमर ने ऐसा किया था, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? गॉड्स गिफ्ट। और लगभग जो भी हो रहा है खराब उसको या तो प्रारब्ध के माथे ठोकता है। प्रारब्ध एक पर्टिकुलर वर्ड है जो भवितव्यता के अर्थ में है, योग्यता होनहार के अर्थ में है, या तो कर्मों के माथे ठोकता है। और टोडरमल जी का जो श्रोता है वो स्पेशली दूसरों पर ब्लेम करने वाला है, स्वयं बचना चाहता है हर जगह से, और निश्चय का आभासी है। मरीज है, बहुत अध्यात्म पढ़ लिया और कहते जो होना योग्यता से होगा, जो कर्म है भैया अब आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। नींद आती है तो जाकर दर्शनावर पर केस ठोक दो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे पकड़ो मत। गुस्सा आ रहा है, पढ़ भी लिया है उसने सब, गुस्सा आ रहा है तो चारित्र मोहनीय उदय को पकड़ो, उसका तीव्र उदय चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो पेज नंबर 197, फटाफट मैं आपके सामने कई आधार पढ़ के दिखाऊंगा। मेरे पास 13 मिनट है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं कितनी पेस में दौड़ सकता हूं, लेट्स सी। है 197, जल्दी फटाफट। मिलने के बाद मुझे जरा बता देना बच्चों। और एक बात प्लीज 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 प्लीज, पेजेस को टर्न करने का मैं थोड़ा आपको तरीका बता देता हूँ। आज योग बना है, देख लिया मैंने, इसलिए बता रहा हूँ। यू शुडंट टर्न द पेजेस लाइक दिस। आपको पेजेस जिनवानी के कम से कम ऊपर से टर्न करने चाहिए। ऐसे टर्न करने पर इसे मार्क पड़ जाता है, बेंड हो जाते हैं, फिर यही आगे चलकर टूट जाते हैं। एनीवे 197 पेज बॉटम पर देखिए। अभी देखिए उसके सैंपल दिखाता हूं, कितना इग्नोरेंस में खड़ा है और कुछ भी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। देखो तब वह कहता है, कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूं, हालांकि ऊपर का भी एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं बट उसे छोड़ देते। होनहार हो तो वहां उपयोग लगे, बिना होनहार कैसे लगे? कहां उपयोग लगाने की प्रेरणा कर रहे होंगे पंडित जी? तत्व निर्णय में। और उसने सामने क्या तर्क रखा है? होनहार हो तो ऐसा होगा। भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं? हर होनहार कोई दूसरी चीज थोड़ी है, तुम उपादान रूप थी वो। देखो पंडित जी क्या कहते हैं, यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम मत करो। तू खान पान व्यापार आदि का तो उद्यम करता है और यहां होनहार बतलाता है। इससे मालूम होता है कि तेरा अनुराग यहां नहीं है। मान अधिक से ऐसी झूठी बातें बनाता है। पेज 204 फटाफट। कई सारे प्रकरण है, मैं तो थोड़े बहुत आपको सैंपल के तौर पर दे रहा हूं। सामने वाला यह कह रहा है छल से मायाचारी के मैं एक रूप दिखा रहा हूं। प्रारब्ध होगा तो उसके अनुसार होगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। और ग्रंथों में भी उल्लेख थे काफी। ग्रंथों में बच्चों चौथा कलश टीका पांडे राजमल जी, वहां पर वे ये कहते हैं सम्यक दर्शन अयत्न साध्य है। लो पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति का प्रकरण पढ़ के हमारी उंगलियां भी घिस गई है, पन्नों की क्या बात कर। और क्या नई बात आ रही ऊपर से आज? सम्यक दर्शन, प्लीज बोलिए, अयत्न साध्य।
और यत्न साध्य मतलब भवितव्यता अधीन है। पंडित जी यहां तक कहते हैं सम्यक दर्शन कब होगा कब नहीं, बात को जरा पूरी करेगा कोई, स्वाध्यायी होगा तो जरूर करे, इसकी केवल ज्ञान में नोंद है। करोड़ों, क्या लिखा है, करोड़ों उपाय करने पर भी काल लब्धि आए बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब वही पढ़कर स्यात पद को तो समझता नहीं है तो जहर तो उसको चढ़ना ही है, पढ़ पढ़ कर उसी का नशा छाया है। अभी क्या कहता है देखिए, सब होनहार पर थोप रहा था। पंडित जी कहते तथा प्रारब्ध अनुसार तो कार्य बनता ही है, तू उद्यमी होकर भोजन आदि किस लिए करता है? यदि वह उद्यम करता है तो त्याग करने का भी उद्यम करना योग्य ही है। पंडित जी देखो किस मुद्रा में आकर खड़े, प्रकरण निश्चय भाषिका है ना, अभी त्याग की प्रेरणा कर रहे हो उसको। जब प्रतिमावत तेरी दशा हो जाएगी तब तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे। इसलिए स्वच्छंद होने की युक्ति किस लिए बनाता है? बने वह प्रतिज्ञा करके व्रत धारण करना योग्य ही है। पेज नंबर 207 पर फटाफट अभी उसने शंकाकार ने बड़े बड़े वीआईपी जनों की दलील देकर केस को ढीला करने की कोशिश की। जब उसको पकड़ा गया अपराधी को, तो अपराधी ये कह रहा है मेरे पहले कितने जन करके गए, उनको तो नहीं पकड़ रहे, अब मुझे कह रहे। केस ढीली हो गई है, अभी डाइवर्ट किया उसको हमने। वो ये कह रहा है भरत आदि कितने हुए, उन्होंने इतने विषय भोग भोगे, उनको तो कुछ नहीं बोलते, अब गरीबों को। अभी ये तर्क को देगा पंडित जी क्या कहते, देखिए आप सेंटर पर आइए। पूर्व काल में मिला बोल्ड टाइप के ऊपर, पूर्व काल में भरत अधिक ज्ञानी हुए, उनके भी विषय का स्वरूप कार्य हुआ सुनते हैं। कितने जन को मिल रहा है? राइट राइट राइट। ये क्यों बोल रहा है? पुष्टि करना चाहते और उनसे उनके विषय कषाय का आधार लेकर स्वयं बरी होना चाहता है। देखो उत्तर, ज्ञानी के भी मोह के उदय से राग अधिक होते हैं, यह सत्य है, परंतु बुद्धिपूर्वक राग अधिक नहीं होते, उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। नीचे नीचे बच्चों नीचे। तथा जिसके राग अधिक होने का कुछ विषाद नहीं है, उसके नाश का उपाय भी नहीं है, उसको राग अधिक बुरे है, ऐसा शब्दन भी नहीं संभवित होता। संभव हो सकेगा तो दोपहर के सेशन में भी आई विल रिपीट, क्योंकि वहां पर वो प्रकरण चल रहा है, यहाँ स्पीडीली मैं रीड आउट कर रहा हूं। और ऐसे शब्दान बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? जीवाजीव अधिक का तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है। तथा भरत आदि सम्यक दृष्टियों के विषय कषायों की प्रवृत्ति जैसे होती थी, वो भी विशेष रूप से आगे कहेंगे। आगे की बात सुनो, तू उनके उदाहरण से स्वच्छंद होगा तो तुझे तीव्र आश्रव बंद होगा। 311 पर चलिए जल्दी, सॉरी 209 पर आइए, पहले 209 जल्दी जल्दी। तथा जैसे स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो, बहुत जन स्वयं को सम्यक दृष्टि मानने लगते हैं, उसकी तरफ से बात चल रही है। अथवा जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो, उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है, उसे अनुभव जनित आनंद कहता है। तथा नहीं, इसे ड्रॉप करो, नीचे नीचे। तथा वह व्यापार आदि क्लेश छोड़कर यथेष्ट भोजन आदि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है, और वह अपने को कषाय रहित मानता है। परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता है। कुछ समझ रहे हैं? टीका खोलने को थोड़ा दम लगेगी। देखो प्राय लोग यहाँ आते हैं, यहाँ की भी बात नहीं करना चाहिए, किसी किसी को चुभ सकती है।
काफी जन निवृत्ति ले लेते, रिटायरमेंट ले लेते। व्यापार धंधे की किचकिच थी ना बहुत। अभी व्यापार धंधा से निवृत्ति लेने के बाद वे घर पर ही रहते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ते ही नहीं है, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं टीवी आदि देखते रहते हैं, दुनियादारी का राग भी बढ़ा लेते हैं। अब ऊपरी तौर पर उनको जैसा विकल्प और संकल्प विकल्प पहले होते थे व्यापार धंधे के, वैसे नहीं होते थे। और अभी वे फील करते हैं कि अब मैं फ्री हो गए, अब बहुत अच्छा लगता है, हम किचकिच से बाहर निकल आए। बट टोडरमल जी ये कह रहे हैं वहां से निकला और यहाँ लिपटा है विषयों में। कह रहे जानते हो तुम क्या कर रहे हो, ये रौद्र ध्यान है। समय अपना पर्वों का समय तुम मिठाइयों में तुम एक से बढ़कर एक आइटम्स में खर्च कर रहे हो। तुम इतना समय को इतना आरंभ इतना सब करोगे। देखिए वो जहां सुख सामग्री को छोड़कर दुख, क्या कह रहे पंडित जी, परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता है। जहां सुख सामग्री को छोड़कर, हमें कहीं लगता है बच्चों एसी आदि का प्रयोग नहीं करना, पर्वों के टाइम में पंखा भी नहीं चलाना, ये भी एक कोई अंग है पर्व का, तपश्चरण का, ऐसे हमें क्लिक होता है। हम केवल खाने पीने पुरता सीमित है, जबकि पांचों इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्ति होती रहती है। कोई ऐसे तो है नहीं कोई रसन इंद्रिय की कोई बात हो। मतलब कितनी संकीर्ण विचारधारा है हमारी। एनीवे देखो, वो जहां सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश न हो, राग द्वेष उत्पन्न न हो, तब निष्कषय रूप होता है अंतिम। 311 पर चलिए जल्दी। 311 हाँ अंतिम। इसके साथ टाइम शायद पूरा भी हो जाएगा। और तत्व निर्णय न करने में, तत्व निर्णय हो नहीं रहा है ना, तो दोषारोपण किया जा रहा है, या ऐसा होता है वो ऐसा होता है। एक कहावत है इंग्लिश में बच्चों, अ बैड वर्कमैन ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स इन हिज टूल्स। हिंदी में कहावत है नाच ना आए अंगन टेढ़ा। मराठी में कहावत है नाचता यही ना अंगन वाकड़े। ऑलवेज ब्लेमिंग अदर्स। अरे तुम कहीं तो स्वीकार करो यार कि ये मेरी कमी है। पूरी छल फरेबी में धर्म का समय व्यतीत होता है, और यहां पर दोषारोपण के लिए और कोई व्यक्ति नहीं तो कर्म तो है ही। व्यक्ति पर दोषारोपण करे तो गला घोट देगा तुम्हारा, बेचारे कर्म जड़ है, वे कोई आकर मुकदमा ठोकने वाले है ही नहीं तुम्हारे ऊपर। वन साइडेड चलता रहेगा, ऐसा तुम्हें लग रहा है बचोगे नहीं, बचोगे नहीं। देखो, और तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है। परंतु तू स्वयं तो महंत रहना चाहता है और अपना दोष कर्म आदि को लगाता है। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभव नहीं है। मेरे भाई ग्रंथ नहीं देख सकते आप नीचे? ग्रंथ नहीं देख सकते? आ? देख नहीं सकते क्या नीचे? हाँ, अजीब हो यार तुम। वहां क्या देख रहा है? जब से 10 मिनट हो गए मैंने समझा दिया ना। या तो वक्ता की तरफ देखना चाहिए या तो ग्रंथ की तरफ। बाग बगीचे में तो नहीं बैठे हम। समय की कीमत समझो यार। हम समय की केयर नहीं करेंगे, सुना होगा हाँ, तो समय हमारी केयर नहीं करेगा। Life and time are best to teachers in our life. Abdul Kalam. Time teaches the importance of life and life teaches the importance of time. देखो, और जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभव नहीं है। तुझे विषय का स्वरूप ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। देखो, विद्यार्थियों को भी क्या चाहिए अपने जीवन में, मैं थोड़ा बताता हूं।
हो गया है वैसे टाइम मेरा, और 2-3 मिनट ले सकता हूँ। आपको किसी गुरुजनों ने कहा ये फटाफट खड़े रहकर हाथ जोड़ लेना चाहिए, मेरे से भूल हो गई, एंड आई विल टेक केयर कि आई डू नॉट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन। मैं ध्यान रखूंगा कि फिर से वो रिपीट ना हो। अब मैंने इतना ही पूछा, ग्रंथ नहीं देखने का, वो बैठा एक कोस पर, वो इशारे में कर रहा है ना ग्रंथ। अब वो कहाँ है वो ग्रंथ? वो तीसरे की इस तरफ है। बेटा पूरे समाज पैसा लगा रही है हमारे ऊपर, उम्मीदें लगा रही हो, ये तो बात की बात है, शायद वो चुभेगी नहीं तुम्हें ज्यादा। एंड वी आर प्राउडली स्पॉन्सरिंग। इट्स नॉट दैट कि कोई एहसान कर रहा है, ऐसा नहीं, देने में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है। हम चाहते हैं कोई रत्न निकले इसमें से बाहर। टाइम पास मत करो, ये टाइम पास के क्षेत्र नहीं है। गुंडे मावाली लोफर सब सड़क चाप लोग, अभी कितने लोग हैं ऐसे, तो कितना टाइम जा रहा है उनका, ये कोई टाइम भी नहीं है ना, ऐसी कोई बात है। देखो सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न होती जाने तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है, वह यह पुरुषार्थ को खो बैठा। इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है, उसका स्वरूप पहचान कर उसे हित रूप नहीं जानता, हित जानकर उसका उद्यम बने सो न करे, यह संभव है। हा हा हा। Winners never quit and quitters never win. Impossible is the word in foolish dictionary. Anyway, आपकी योग्यता बढ़ाइए बच्चों थोड़ी सी। मैं उम्मीद करता हूँ आप में से कोई टोडरमल जी जैसी महान विभूति हो सकती है। बड़े बड़े विद्वान हो सकते हैं आप कोई साधारण नहीं हो, हजारों लाखों के प्रेरणा स्रोत आप बन सकते हो। मैं भी पहले बहुत साधारण था, इतना साधारण आप कल्पना नहीं कर सकते। आप तब का देखते तो समझते लायकात नहीं है इसको अंदर लेने की भी। बट एनीवे वे दिन आज नहीं है, पहले ना उम्मीद थे, आज उम्मीद को बांटते हैं। ये गालिब का जो वर्डिंग से वो याद आ रही है, मैं देख रहा हूं आप में। आप उठो, कुछ करो, टाइम पास नहीं। ओम।